संसदीय चुनावों में वापसी करेंगे। एक दिन पहले वो कह रहे थे कि चंद घंटे कांग्रेस खुश हो जाए, कल पता चल जाएगा कि बीजेपी की सरकार बनेगी। आज वो कह रहे हैं कि हम एक्सेप्ट करते हैं अपनी हार को एक्सेप्ट करने के अलावा आपके पास चारा क्या है? वहाँ की जनता ने फैसला दिया है आपके खिलाफ और उसका कारण है भ्रष्टाचार, उसका कारण है कि आपने कोई विकास नहीं किया, उसका कारण है कि आपने नफरत फैलाने का काम किया, जिसकी वजह से आप हारे। राहुल गांधी जी का बयान है, इसके साथ प्रियंका जी ने कहा है जनता हमें बताएगी राहुल गांधी के पीएम बनने क्या होगा। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा है। कर्नाटका की जनता ने नफरत को नकारा है। वो जो मुद्दे थे बीजेपी के, कभी हिजाब का मुद्दा लेकर आते थे, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा लेकर आते थे, मुसलमानों के रिजर्वेशन का मुद्दा लेकर आते थे, हर वो मुद्दा लाते थे जिसका ताल्लुक मुसलमानों से होता था। केरला फिल्म वो एक बड़ा मुद्दा था। इन मुद्दों को वहाँ की जनता ने नकार दिया है और एक दिशा दी है कि इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान एक साथ मोहब्बत के साथ ही रहेंगे। और सर, केंद्रीय मंत्री राजीव गांधी सामने है कि हम इस परिणाम को स्वीकार करते हैं, हम एक रचनात्मक विपक्ष के रूप में कर्नाटक के लोगों के लिए काम करना जारी रखेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने विदेशों में कहा कि भारत में लोकतंत्र नहीं है। आज लोगों को उनसे पूछना चाहिए कि वह लोकतंत्र और ईवीएम के बारे में क्या सोचते हैं। देखिए, उन्हें शायद एहसास नहीं है कि तमाम एजेंसीज किसके दबाव में काम कर रही हैं, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो। इस तरीके की एजेंसीज पे कभी दबाव इस देश के अंदर नहीं रहा है। क्या ये लोकतंत्र को मजबूत करता है? पार्लियामेंट की गरिमा को आपने ख़त्म कर दिया। क्या ये लोकतंत्र को मजबूत करता है? अभी सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के स्पीकर और वहाँ के गवर्नर पे जो टिप्पणी की है, क्या यही लोकतंत्र है? इसे उन्हें समझने की ज़रूरत है। राजस्थान कांग्रेस वीरेंद्र सिंह रंधावा का बयान आया है, मैं स्वीकार करता हूँ कि हमारे बीच मतभेद है और उन्हें नहीं होना चाहिए। सचिन पायलट और सीएम गहलोत के बीच मतभेद पर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा मजबूती से सुलझाया जाएगा। हम हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक में एकजुट होकर लड़े और हम राजस्थान में भी इसी तरीके से लड़ेंगे। देखिए, बड़े लंबे अरसे से राजस्थान में ये सब कुछ चल रहा है और इसको कांग्रेस की लीडरशिप को, हमारी लीडरशिप को जल्द अज जल्द सुलझाना चाहिए, वरना इसका नुकसान राजस्थान में ही नहीं होगा, दूसरी जगह भी होगा। सर, हेमंत सोरेन का बयान आया है कि हर लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस कर्नाटक में विधानसभा चुनाव जीतती थी। मुझे लगता है कि आप इसे एक प्रवृत्ति के रूप में देख सकते हैं। तो प्रवृत्ति के रूप में उन्होंने बताया है 2014 में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव जीता, पीएम मोदी संसद में जीते। देखिए, ये उनका अपना एनालिसिस है और प्रधानमंत्री को खुश करने वाले बयानात देने में वो सबसे आगे रहते हैं। 2024 के चुनाव की भविष्यवाणी आज वो कैसे कर सकते हैं? कर्नाटका में जो नतीजे आए हैं वो इस देश की दिशा तय करने वाले हैं। वो तय करेंगे कि 2024 में ये देश किस तरफ जाएगा। आसाम के मुख्यमंत्री को शायद अपनी गद्दी का खतरा बढ़ गया है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। भारतीय जनता पार्टी अथाह पैसा खर्च करती है, ये बात सारा देश अच्छी तरह जानता है। बीजेपी सत्ता हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती है। सर, 2024 में भाजपा के अंत की शुरुआत होगी, ऐसा ममता बनर्जी का बयान सामने चुनावों के परिणाम पर उनकी बात सामने आई है। इसके साथ ही फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा कर्नाटक के लोगों ने नफरत की राजनीति को नकार दिया। बिल्कुल नफरत की राजनीति को नकार दिया है और 2024 नहीं, मेरा मानना है कि कर्नाटका का ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के ज़वाल का, भारतीय जनता पार्टी के सत्ता से बाहर करने का शुरुआत हो गई है। यहीं से शुरुआत हो गई है और 2024 में भारतीय जनता पार्टी के कॉफिन में आखिरी कील देश की जनता ठोक देगी। तेजस्वी यादव का बयान सामने आया कि मैं कर्नाटक के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने देश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए चुनी है। बीजेपी भारत के दक्षिणी हिस्से में
देखिए, सिर्फ दक्षिण भारत के अंदर नहीं हारी है, कर्नाटका में तो 5 साल पहले भी हारी थी और जबरदस्ती सरकार बनाई थी। नॉर्थ इंडिया के अंदर कहाँ है भारतीय जनता पार्टी? मध्य प्रदेश में हम जीते, वहाँ जबरदस्ती सरकार बना रखी है। राजस्थान में हमारी सरकार है, हिमाचल में हमारी सरकार है, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, झारखंड के अंदर हमारी सरकार है, ले दे के एक उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार है। तो नॉर्थ इंडिया में भी बीजेपी का सफाया हो चुका है। सर, यूपी नगर पालिका चुनाव के परिणाम भी कल घोषित किए, मेयर पद की सभी 17 सीटों पर जीत हासिल की है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से चुनाव लड़ी है उसमें प्रशासन भी शामिल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो नतीजे आए हैं, तो जो परसेंटेज ऑफ वोट अपोजिशन को मिला है, अगर उस सबको मिला दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हार जाएगी। Victory and defeat aren't new to BJP. देखिए, सीधी सी बात है, बहुत परिपक्व नेता है और कर्नाटक बीजेपी की तो वो रीढ़ ही है। लेकिन उनके साथ भी जिस तरह का व्यवहार हुआ ना, उसको भी कहीं न कहीं कर्नाटक, क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं थे। जिस प्रकार का धार्मिक ध्रुवीकरण हो रहा था, जितनी मैं उनकी राजनीति से वाकिफ हूं, उन्होंने कई दफा कहा भी कि ये हिजाब, बजरंग बली, टिप्पू सुल्तान वगैरह धार्मिक ध्रुवीकरण जो सामाजिक आर्थिक मुद्दे हैं, उनको पृष्ठभूमि में, नेपथ्य में भेज देता है। येदियुरप्पा जी कभी कंफर्टेबल नहीं थे। ये उनका बड़प्पन है कि वो हार स्वीकार कर लेंगे। स्वीकार तो उनको करना चाहिए। जो सबसे बड़े चेहरे के रूप में घुसे पड़े थे कर्नाटक में, मणिपुर जल रहा था, उन्होंने कर्नाटक नहीं छोड़ा। वो जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी ओर से भी एक मैसेज जाएगा ना, तो लोकतंत्र मजबूत होगा। स्वीकारोक्ति वहां होनी चाहिए, लेकिन वहां तो है ही नहीं। असम इसको एक ट्रेंड की तरह देख सकते हैं कि लोकसभा में बिफोर लोकसभा इलेक्शन कर्नाटका असेंबली इलेक्शन कांग्रेस जीतती है और लोकसभा पार्लियामेंट इलेक्शन पीएम मोदी जीतते हैं। दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। मैं और क्या कहूँ हिमांटो जी को, उनको अपने कर्नाटका में दिए गए भाषणों को देखना चाहिए। वो जो धार्मिक ध्रुवीकरण, नफरत और घृणा की फसल उन्होंने कितनी लगाने की कोशिश की, उस पर भी टिप्पणी आई है कर्नाटक की। उसका एहसास होना चाहिए। और मैं मानता हूं कि ये अंततः किसी का भला नहीं करेगी। बीजेपी को भी जो एक आध जगह चुनाव जीत जाते हैं, तो उनको ये मानना होगा ना कि धार्मिक ध्रुवीकरण इस देश के मिजाज को तोड़ रहा है, हम सबको बीमार कर रहा है। लोकतंत्र आईसीयू में पहुंच जाएगा। जब लोकतंत्र आईसीयू में पहुंचेगा तो आप कौन सा चुनाव लड़ेंगे बीजेपी वालों? आपको भी तो दिक्कत होगी ना, क्योंकि नफरत अगर हवा में है ना, जहर, तो वो सिर्फ ए, बी और सी को टारगेट नहीं करती है, वो डी, ई, एफ को भी टारगेट करती है। ये एहसास होना चाहिए। वेस्ट बंगाल की कहा है इट इज द बिगिनिंग ऑफ बीजेपी's एंड इन 2020। देखिए, जीत का स्केल बहुत बड़ा है। तकरीबन 7% का वोट शेयर में फर्क है। ये अपने आप में एक कहानी कहता है। लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि विपक्ष के तमाम दलों को गंभीरता पूर्वक मुद्दों के इर्द गिर्द एक दूसरे का हाथ पकड़ना चाहिए, क्योंकि जनता मुद्दों पे आना चाहती है। जनता को कतई मतलब नहीं है कि आसमानी मुद्दों पे आप उसको भटकाते रहें। उसकी थाली, उसका पड़ोस, उसके बच्चों का रोजगार, अगर ये चुनाव के मुद्दे बनेंगे ना, तो बीजेपी को तब मुश्किल होगी। वो भी फिर इन बातों को करना शुरू करेगी और तब वो लोकतंत्र की जीत होगी। मैं ममता बनर्जी जी की बात को इस रूप में देखता हूँ। तेजस्वी यादव जी ने कहा है, साथ ही कहा है, बीजेपी जहां भी पावर में है वो या तो पोचिंग के थ्रू है या अनकॉन्स्टिट्यूशनली है, और साउथ से तो साफ ही हो गई है। देखिए, सीधी सी बात है, उन्होंने मतगणना के एक रात ऑन द ईव ऑफ काउंटिंग उन्होंने कहा था कि बजरंग बली बेहद नाराज है। क्या कर दिया था वहां जाकर के? बजरंग दल और बजरंग बली इज इक्वल टू कोई भी संकट मोचन मंदिर चले जाइए, वहां के भक्त मानेंगे ये? उन्होंने तब भी ये कहा था, और मैं तो समझता हूं जो उन्होंने कहा, मैप उठा के देख लीजिए, गुजरात, टू एन एक्सटेंट असम और यूपी, उसके अलावा जहां कहीं सरकार है वो चुराई हुई सरकार है। चुराई हुई सरकार को हम कहते हैं मैंडेट चोर सरकार। मैंडेट चोर सरकार का तो कोई लोकतंत्र में ऐसी संभावना आमतौर पे बनती नहीं है। इसलिए बीजेपी के लिए भी मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि तेजस्वी जी के मैसेज में एक संकेत है, तौर तरीके बदलिए, चुनाव को चुनावी मुद्दों पर ले आइए। आखिरी सवाल सर, यूपी म्युनिसिपल इलेक्शन रिजल्ट
वो असल में तैयारी कर रहे हैं योगी जी अब दिल्ली के लिए। वो अब उन्होंने डबल को ट्रिपल इंजन बोल दिया, तो डबल इंजन पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी तो ये आया राम और गया राम है। इनके पिताजी जनता दल में थे, समाजवादी पार्टी में थे, सोशलिस्ट पार्टी में थे, फिर वहां से चले आए। ये स्वयं एस.आर. बोमई जो मुख्यमंत्री अभी हैं निवर्तमान कर्नाटक के, ये समाजवादी पार्टी में थे, सोशलिस्ट पार्टी में थे, जेडी में थे, जनता दल में थे, आरजेडी में थे। घूम करके ये मुख्यमंत्री बनने के लिए चले गए भाजपा में। तो काहे का आप अपने पूरे राजनीतिक जीवन और विचारधारा के ऊपर जो है विचार विमर्श कीजिए कि आप देश को कहां ले जा रहे हैं। सत्ता के लिए आप, दौलत के लिए आप सिद्धांतों को किनारे फेंक करके देश की जनता को धर्म और जाति पर बांटते हैं। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कर्नाटक की जनता को, जिन्होंने धर्म और जाति को किनारे कर दिया। वो तमाम शक्तियां इससे सबक लें। और मैं खास तौर से उत्तर प्रदेश की पार्टी और अखिलेश जी से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस विरोध करने के नाम पर, लगातार कांग्रेस विरोध करने से रास्ता किसका खुलता है, किसका साफ होता है। आज के दौर में भयंकर कांग्रेस विरोध करने से कुछ मिलेगा नहीं, बल्कि इससे सांप्रदायिक तत्वों को, अलगाववादी तत्वों को, देश विरोधी तत्वों को, समाज विरोधी तत्वों को, हमारे बीच में जो धार्मिक नफरत और जातीय हिंसा पैदा करते हैं, उनको फायदा होता है। और इसको देख लीजिए कि जब भारतीय जनता पार्टी इसी नीतियों पर चल करके मणिपुर में सरकार बनाती है, तो कैसे गैर आदिवासी और आदिवासियों के बीच में एक ऐसा संघर्ष होता है जिसमें 11 दर्जन लोग मारे जाते हैं। 8 अरब से ऊपर की पूरी संपत्ति, मणिपुर पूरा राज्य की राजधानी इम्फाल खत्म हो जाती है और एक फांस पैदा हो जाती है जो हम सब की इंसानियत के लिए को शर्मसार करती है। कर्नाटक चुनाव के बाद राहुल गांधी ने बयान दिया है कि कर्नाटक में नफरत का बाजार बंद हो गया है और मोहब्बत की दुकान खुल गई है। राहुल गांधी जी का ये बयान आज का नहीं है, बहुत पहले से कह रहे हैं। और ये बात सच है कि संविधान के अनुसार लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सांप्रदायिक विद्वेष, जातिगत विद्वेष, भाषाई विद्वेष, पहाड़ी और गैर पहाड़ी का विद्वेष, मैदानी और पहाड़ी का के बीच में मतभेद, ये नफरत के बाजार को पैदा करते हैं, बढ़ाते हैं, भावना को बढ़ाते हैं। और ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, भारत जैसे विशाल समाज के लिए पूरी तरह से गैर जरूरी है। इसलिए मोहब्बत की बाजार जितने खुले उतना अच्छा है। अब धर्मवाद और ये जातिवाद, इन दोनों का गला घोंट करके इन्हें सड़क के किनारे नापदान में फेंक देना चाहिए। तो इसके साथ ही असम के तहत 2014 में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव जीता और पीएम मोदी संसद में जीत गए। अब ये असम के मुख्यमंत्री शर्मा जी ये नए मुल्ला है, प्याज ज्यादा खा रहे हैं। अभी अभी आए हैं कांग्रेस पार्टी में, बड़ी ऊंची ऊंची बातें कर रहे हैं। इसी तरह के भाषण ये आसाम में जब कांग्रेस में थे तो किया करते थे। और मैं ये कहना चाहता हूं कि शर्मा जी अब हमारे यहाँ एक कहावत है, सूप बोले तो बोले, चलनी क्या बोले, जिसमें 72 छेद। इनसे मैं क्या बात करूं, ये तरह तरह के कानून की बात कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से और आरएसएस के लोगों से कहना चाहता हूं कि आपकी हैसियत वही हो गई है जो अभी जालंधर का चुनाव, लोकसभा का उपचुनाव हुआ था ना, अभी हुआ है, आज ही उसका परिणाम आया है। आप चौथे से 5वें स्थान पर पहुंच गए, जीतने की बात छोड़ दीजिए। तो इसलिए लोकसभा के चुनाव में अब भाजपा जीतती नहीं, वो 5वें नंबर पर पहुंच जाती है। 2024 में भी वही रास्ता दिखाने के लिए जालंधर का रास्ता खुल गया है। जालंधर टू दिल्ली, दिल्ली टू जालंधर। इसके साथ ही नगर निकाय चुनाव को लेकर के पाले में एक भी सीट विपक्ष को नहीं मिली। मुझे तो स्वयं विपक्ष को सोचना चाहिए।
तो अकेले जो लोग ये समझ रहे हैं कि हम ही सुंदर सरकार बनाएंगे और हम ही मजबूत सरकार बनाएंगे, कोई मोर्चा नहीं बनाएंगे, उनको सीखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी मोर्चा बनाती है और बना रही है। और जिन लोगों के साथ पिछली विधानसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में मोर्चा बना था, राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का और दूसरी छोटी पार्टियां का, वो कई पार्टियां तो उनसे निकल गई हैं। वो तो सिर्फ अखिलेश यादव जी को ही निशाना बनाए हुए हैं, क्या क्या नहीं कह रही हैं। रालोद से भी उनका कोई संबंध पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं रहा चुनावी। ये अच्छा हुआ कि एक दूसरे के खिलाफ प्रचार नहीं किया, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ चुनाव वो लड़े। तो इस बात को देखने की जरूरत है कि बिना मोर्चे के कैसे काम चलेगा। आज व्यापक एकता उत्तर प्रदेश के अंदर विपक्ष में समान नीतियों के आधार पर होनी चाहिए। और अगर नहीं करना चाहते हैं तो खुश रहिए, मगन रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, चुस्त रहिए, दुरुस्त रहिए। काफी धन है इन लोगों के पास, मजबूती से करें, जनता पिसती रहेगी और जनता सांप्रदायिक और जातिवादी इस भारतीय जनता पार्टी की चोट से परेशान होगी। उत्तर प्रदेश के अंदर इस नगर निकाय के चुनाव में क्या हुआ? अरे लखनऊ जैसे शहर में 25 साल से बीजेपी का मेयर है, पूरा कब्जा है इस पर, नगर निगम पर। एक भी सड़क ठीक है क्या? विधानसभा के सामने जो सड़क है वो ठीक है क्या? मुख्यमंत्री और गवर्नर साहिबा के घर के सामने की जो सड़क है वो ठीक है क्या? पीने का पानी ठीक है क्या? थोड़ा सी बरसात हो जाती है, पूरा शहर तालाब में बदल जाता है। यही है स्मार्ट सिटी, यही है स्थिति। इसलिए लंबी करतूतों के चलते जनता परेशान घूम रही है। चुनाव जीतने के लिए बहुत सारे हथकंडे थे, अपना लिए, लेकिन विपक्ष को सबको एक साथ मिल करके चलने की जरूरत है। समान विचारों के ऊपर एक नीतिगत कार्यक्रम बनाकर इस बात को समझने की जरूरत है। मायावती जी नहीं समझ सकती, बहुजन समाज पार्टी को समझने की जरूरत नहीं है। बहुजन समाज पार्टी तो वही सब करती। पिछले 5 वर्षों से अगर आप देखिएगा लोकसभा के दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में, मायावती जी मोदी जी की नीतियों की आलोचना नहीं करती है, वह राय देती है। जैसे मालूम पड़ता है कि जैसे आडवाणी जी और मुरली मनोहर जी मार्गदर्शक मंडल के सदस्य हैं, मार्ग दिखाने के लिए अघोषित मार्गदर्शक मंडल की सदस्या मायावती जी भी है, भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक मंडल की, जो उनको समय समय पर नसीहत देती है। मायावती का आपने जिक्र किया है, तो आज मायावती सुश्री मायावती जी का काम कुछ नहीं है, सिर्फ अखिलेश यादव जी की आलोचना करना, समाजवादी पार्टी की आलोचना करना और उसे नीचा दिखाना, और उसकी तुलना में भारतीय जनता पार्टी बड़ी सुंदर है, साफ सुथरी है, कर्तव्यनिष्ठ है, नीतिगत पार्टी है। यही उनका काम है। क्या वो लड़ेंगी किसी से? आज तक बताएं, इतिहास है कभी जनता के सवालों पर लेकर के बहुजन समाज पार्टी के लोग सड़क पर उतरे हैं? मायावती जी ने कभी लाठी खाई है? अखिलेश जी ने तो लाठी भी खाई है, गिरफ्तारी भी दी है। मायावती जी ने कभी गिरफ्तारी दी है? अरे मायावती जी तो क्वीन एलिजाबेथ है राजनीति में, क्वीन एलिजाबेथ है, हीरे का ताज लगाती हैं। क्या करती हैं? दलितों को अपमानित करती हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी ने संघर्ष की तरफ बात कही थी, लेकिन ये तो नहीं कहा था कि 5 सितारा होटलों में बैठ करके राजनीति करो। अपने घर को जो है 7 सितारा होटल बदल दो। पूरे घर को, और जहां जहां इनका सरकार थी उन्होंने उसको जो है बर्किंघम पैलेस बना दिया।